हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज हम आपकी क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दो गौरैया। अब इस चैप्टर के माध्यम से हम छोटी सी कहानी होगी लेकिन बड़े बड़े इमोशंस को समझने वाले हैं। तो बिना देरी किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है दो गौरैया। और ये कहानी जिसने लिखी है उनके बारे में हम चैप्टर के आखिरी में पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। मतलब एक बच्चा यहाँ पर कहानी बताने की कोशिश कर रहा है, कहानी सुना रहा है एक बच्चा। तो वही शुरू कर रहा है कैसे कि घर में हम 3 व्यक्ति रहते हैं, मेरी माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो यहाँ जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि यह हमारा घर नहीं है, हम तो यहाँ पर मेहमान हैं, इसका मालिक कोई और है। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर आया हो। तो उनके आंगन में जैसे सब क्या होता है कि गांव के घरों में या मतलब बहुत सारे घरों में आंगन में पेड़ होता है, तो उनके भी आंगन में एक आम का पेड़ था। तो पेड़ था तो बहुत सारे पक्षी आते थे वहां। तो पक्षी, उनके पापा कहते थे, उनके पापा क्या कहते हैं कि जो पक्षी सीधे पहाड़ियों और घाटियों से आता है तो पहले वो दिल्ली जाता है, दिल्ली से फिर हमारे यहाँ आता है, जैसे कि यहाँ का पता उसे किसी ने बताया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कोय और कभी तरह तरह की गौरैया। कौन कौन आते हैं? कुछ तोते, कुछ कोय, कुछ गौरैया, मतलब बहुत सारी तरीके के पक्षी उस पेड़ पर आया करते हैं। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। तो वो लड़का कहता है कि इतना बोलते हैं वो पक्षी, ची ची की आवाज करते हैं कि कान के पर्दे भी फट जाएं, लेकिन बाकी सब लोग तो ऐसा कहते हैं कि ये कितना अच्छा गाना गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। अब वो अपने अंदर के घर की बताता है, अभी तक तो आंगन की बता रहा था। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। मतलब उनके घर के अंदर का इतना बुरा हाल था कि 20 तो चूहे, मतलब उसने अप्रोक्सीमेट बताया, एग्जैक्ट गिन के नहीं, बहुत सारे चूहे हैं। तो जो अंदर बाहर करते रहते हैं एक कमरे से दूसरे में, चूहे क्या करते हैं, भागते तो रहते हैं, उन्हें तो खाना पीना चाहिए, थोड़ा खाया फिर इधर उधर भागते फिरते रहते हैं। तो वो इतनी तेज भागते दौड़ते हैं कि हम लोग ठीक से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। अब चूहे वहां उछल कूद करते हैं, बर्तन गिराते हैं, डब्बे खोलते हैं, कप प्लेट तोड़ देते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। तो अब जैसे कोई चूहा अपनी फिक्स जगह कर लेता है, तो ऐसे ही उसमें से एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना उसको अच्छा लगता है। तो वो सोचता है कि शायद वो बहुत बूढ़ा होगा, इसलिए उसको गर्मी सर्दी लगती है, इसलिए वो अंगीठी के पास बैठता है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। जैसे आपने भी देखा होगा, आपके घर पे छिपकली जो होती है वो फिक्स रहती है, बाथरूम में ही रहेगी, कहीं फिक्स अपनी जगह बना लेते हैं, ऐसे चूहे भी करते हैं। तो एक चूहा के बारे में बता रहा है कि वो बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठता है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। तो मतलब जब बाथरूम की टंकी पर बैठता है तो उसने सोचा इसे गर्मी लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है। अब जहां चूहे होंगे वहां तो बिल्ली को आना बहुत ही पसंद होगा, तो इसलिए बिल्ली उनके घर पे तो नहीं, लेकिन वहां आना उसको भी अच्छा लगता है। वह कभी कभी झांक जाती है। क्यों झांकती है? क्योंकि इसको चूहे का पता चलता है, चूहे हैं तो कुछ खाने का सोचती होगी। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आसपास आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। जैसी शाम होती तो चमगादड़ आ जाती है, तो वो कमरे के आसपास ही घूमती फिरती रहती हैं। घर में कबूतर भी है, दिन भर गुटरगू गुटरगू का संगीत सुनाई देता है। इतने पर भी ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं, जैसे भी मैंने आपको बताया, और बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए हैं। मतलब उसके घर में इतने सारे ऐसे कूड़ा, मतलब चूहे, बिल्ली और चमगादड़, कोए, कबूतर सब उसके घर में डेरा डाले हुए थे। अब एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। अब जैसे बताया कि नए नए पक्षी आते थे उस पेड़ पर, दो गौरैया आई और सीधे अंदर घुस गई और मकान देखने लगी।
पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है, उनके रहने योग्य है या नहीं। अब उनको ऐसा लगा जैसे कोई कोई पक्षी है तो देखता है कि हम यहाँ रह सकते हैं या नहीं, तो वो ऐसे घर देख रही थी। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई, मतलब वो रुकी नहीं, वो आकर उड़ गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है और सामान भी ले आई है और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। मतलब वो उस दिन घर देखने आई थी, फिर जाकर अपना सामान लेके आई और उनके जब उन्होंने देखा 2 दिन बाद तो उनके पंखे पर उन्होंने अपना जगह बना ली और मतलब लाकर वो क्या करती है, तिनके तिनके लाकर घर बनाती है, तो ऐसी उन्होंने जगह बना ली और मजे से दोनों बैठकर गाना गाने लगी। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी। मतलब जब उन्होंने घर बना लिया वहां पर तो वो क्यों उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया। इसने क्या कहा कि अगर हम पहले कोशिश करते तो शायद वो उड़ जाती। देखो बिल्ली भी दिखाई है, आइए झांक के चली जाएगी, लेकिन अब तो उन्होंने घर बना लिया, अब वो नहीं जाएंगी। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया, वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूं यह कैसे यहाँ रहती हैं। गौरैया मेरे आगे क्या चीज है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ। तो पिताजी को इस बात पर गुस्सा था कि तो मेरा घर है, ये ऐसे कैसे कि ऐसे निकलेंगी नहीं। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे। मन में माँ ने व्यंग से कहा, मतलब मजाक उड़ाया कि तुम चूहों को तो निकाल ही नहीं पा रहे हो, इन चिड़ियाओं को तो जब निकालोगे। माँ कोई बात व्यंग में कहे और पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है, मतलब उन्होंने मजाक में बोला ये बात, लेकिन पिताजी को गुस्सा आ गया, उनको लगा ये मेरा मजाक उड़ा रही है। वे फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से श कहा, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी शू करते। मतलब वो जल्दी से गए उस पेड़ के नीचे, उस पंखे के नीचे, और उसको ताली बजाकर मुंह से आवाज निकालकर उसको वहां से भगाने लगे। गौरैया ने घोंसले में से सिर निकाल कर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। गौरैया ने क्या करा कि उन दोनों गौरैया ने नीचे झांक कर देखा कि ऐसे कौन कर रहा है, और दोनों आवाज करने लगी। तो माँ उन पर हंस गई। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौकों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। मतलब उनका मजाक उड़ाने लगी। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे, मतलब और कोशिश करने लगे कि वो गौरैया भाग जाए। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डंडे पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा हो, मतलब उनको अच्छा लग रहा था कि वो उछल उछल कर सोच रही थी कि वे हमारा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो माँ उस पर भी हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। मतलब जब कोई चिड़िया अंडे दे देती है तो फिर वहां से वो जाती नहीं आसानी से, निकलेंगी कैसे नहीं। पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गौरैया फिर से घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। चीची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। मतलब उनको गुस्सा आ गया तो डंडा उठाकर भी उनको भगाने लगे। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती। माँ ने हंसकर कहा कि ये पंखे पर ही तो बैठी है, चलाते तो वो उड़ जाती, पंखा चलता तो। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ी वाले दरवाजे पर। मतलब वो भागकर घर में ही घूम रही थी। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। वो उसे बेटे पर ही गुस्सा निकाल दिया कि तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, जाके दरवाजे बंद कर। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। मतलब जैसे वो जो लाठी मार रहे थे तो वो माँ के सिर पर ही जाकर लगती, वो बच गई।
ची ची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गई, मतलब आखिरकार वो निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर बैठे। मतलब उन्हें ऐसा लगा कि मेरा जो अपमान किया गया था, मेरा जो मजाक उड़ाया था, मैंने मतलब उसको भगा दिया, तो अच्छा काम किया। तो वो बैठ गए। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से चीची की आवाज सुनाई दी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। मतलब वो उड़ी नहीं थी, वो फिर से अपने घोंसले में ही जाकर बैठ गई थी। दरवाजे के नीचे से आ गई हैं, माँ बोली। दरवाजे के नीचे इतनी जगह थी कि वो नीचे से ही निकल के आ गई। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजे के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा न रह जाए, मतलब कि वो फिर से वापस ना आ जाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया ची ची करती बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। अब कैसे आ गई अंदर? अब क्या हुआ, अब की बार वो रोशनदान में से आ गई, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था, मतलब जो ऊपर रोशनदान बने रहते हैं उसमें से एक शीशा टूट रहा था, वो उससे अंदर घुस आई। देखो देखो जी, चिड़िया को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। मतलब माँ मजाक नहीं उड़ा रही थी, अब की बार शांत होकर बोली, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा दूं? मतलब वो कहते हैं कि मतलब नीचे कालीन बिछी है, वो गंदा करेंगी तो क्या मैं बर्बाद करवा लूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। मतलब फिर उनसे वहां को से बाहर निकाल दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहीं पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। उस लड़के ने देखा कि चिड़िया वहां पर नहीं थी, उसे लगा शायद वो चली गई है। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। मतलब वो फिर से अपने घोंसले में ही आ गई थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्होंने गौरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा, मतलब रोज आ जाती और रोज वो उन्हें बाहर निकालते। दिन में तो वे बाहर निकल दी जाती थी, पर रात के वक्त जब हम सो जाते थे तो न जाने किस रास्ते से वो अंदर घुस जाती थी। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहां तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहे। मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं, पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैया का घोंसला नोचकर निकाल देंगे। उन्होंने कहा घोंसला ही नहीं रहेगा तो वो गौरैया आएंगी ही क्यों, मैं घोंसला ही हटा देता हूं। और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था क्योंकि वो हल्का सा ही होता है। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। मतलब अगर मैं इनका घर तोड़ दूंगा तो ये निकल ही जाएंगी। घोंसले में से एक अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा ताकि दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए। फिर फरफराते हुए नीचे उतरने लगे और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे तिनके, वो नीचे कूदने लगे। चलो दो तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली, अब बाकी 2000 भी निकल ही जाएंगे। मतलब बहुत सारे तिनकों से उनका घर मिलकर बना। तो मम्मी क्या कर रही थी, उनका मजाक ही उड़ाई जा रही थी। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा तो मुझे दोनों गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। एक इस बीच दोनों कुछ न कुछ दुबला गई थी, मतलब पतली हो गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी, मतलब गाना नहीं गा रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वही रखे रखे घुमाने लगे, जिस इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरों के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला आने लगा। मतलब घोंसला धीरे धीरे टूटने लगा। फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थिकलियां लाठी के सिर लिपटने लगी।
तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची 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 ची, मतलब चिड़िया को लगा ये मेरा हमारा घर तोड़ रहे हैं, तो वो आवाज करने लगी। पिताजी के हाथ थिटक गए, मतलब उनके हाथ रुक गए। यह है क्या, क्या गौरैया लौट आई हैं? मैंने झट से बाहर की ओर देखा, नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। दोनों गौरैया चुपचाप ही बैठी थी, आवाज कहीं और से आ रही थी। चीची चीची, फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चीची किए जा रही थी। मतलब उन पे उसने अंडे दे दिए थे और अंडों में से बच्चे निकल आए थे, तो वो बच्चे चीची चीची कर रहे थे। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सारा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गौरैया वे अभी भी झांके जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही हो, हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। वो अपनी दोनों माँ बाप को ढूंढ रही थी क्योंकि वो अभी अंडों में से निकली थी। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाफ हाफ कर चिल्लाई जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी, मतलब दोनों अपने माँ बाप को बुला रही थी कि आ जाओ। उन्हें उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुगा चुग्गा डालने लगे, मतलब उनको खाना देने लगे। वो इसलिए आवाज लगा रही थी। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देख रहे थे। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। मतलब अब की बार पिताजी ने उन्हें भगाने का नहीं सोचा। उन्हें इतना अच्छा लगा कि वो उनके बच्चे वहां पर रहने लगे और उनके मतलब दोनों गौरैया भी वापस आ गई। तो ये कहानी बच्चों लिखी है भीष्म साहनी ने। तो मतलब यहाँ पर इंसानियत दिखाई कि अगर वो चाहता इसके बाद भी मार के भगा सकता था, पर आखिरी में उस पिता को भी समझ में आ गया कि इनके माँ बाप से इनको मिलाना चाहिए। लेखक से परिचय में देख लेते हैं हम क्या लिखा है। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। एक बहुत मतलब इन प्रतिभाशाली थे। उन्होंने अपनी कहानियों में देश विभाजन और मानवीय मूल्यों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास तमस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, मतलब इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार से पद्म भूषण से अलंकृत किया था। मतलब ये ऐसी ऐसी कहानियां उन्होंने लिखी, उनको पद्म भूषण भी मिला। बच्चों के लिए उन्होंने गुलेल का खेल आदि कई कहानियां लिखी हैं, मतलब बहुत सारी कहानियां इन्होंने लिखी हैं। अगर आपको इनकी लिखी हुई और भी कहानियां पढ़नी है तो आप जरूर पढ़िएगा। अब हम मिलते हैं अगले पाठ में इसी जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।